नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे आखिर क्यों नाराज हुए देश के चीफ जस्टिस। केंद्र सरकार को कौन से मामले में फटकार लगा। सीजीआई बोले मेरे रिटायरमेंट के बाद सुनवाई चाहते हो क्या। उससे अगली खबर में हम जानेंगे कि वोट चोरी पर आज फिर क्या बोले राहुल गांधी और प्रियंका। उससे अगली खबर में हम जानेंगे कि क्या बिहार चुनाव में कई इलाकों में बिजली काटकर वोटिंग धीमी की गई। चुनाव में खराब ईवीएम और वोटिंग रोकने पर क्यों गुस्साई आम जनता। उसके बाद हम जानेंगे कि ममता बनर्जी ने एसआईआर के विरोध में रैली निकाली तो फॉर्म लेकर घर पहुंचे बीएलओ। उसके बाद क्या हुआ। उससे अगली खबर में हम जानेंगे आज बिहार में पीएम मोदी विपक्ष पर बोले कि इनकी पाठशाला में घा से घोटाला पा से परिवारवाद सिखाया जाता है। तो अब ये जानेंगे कि क्या जनता इस बयान को बिहार चुनाव में जोश के साथ ले रही है या इसे पुरानी कहानी मानकर अनसुना कर दिया जाएगा। अब वक्त इन खबरों को परखने का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में एक मामले पर माहौल गर्मा गया। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने केंद्र सरकार को सीधे शब्दों में फटकार लगाई। मामला था ट्रिब्यूनल रिफॉर्मर्स एक्ट 2021 यानी छोटे छोटे कोर्ट जैसे ट्रिब्यूनल में सुधार वाला कानून। सरकार ने अचानक कहा कि इस केस को बड़ी बेंच को भेज दिया जाए। अब जरा सोचिए, जब सीजीआई गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने पूरी दलीलें सुन ली थी तो याचिकाकर्ता अपने तर्क दे चुके थे, सब कुछ बस फाइनल स्टेज पर था और तभी केंद्र सरकार बोली रुको, इसे बड़ी बेंच को भेज दो। बस फिर क्या था, सीजीआई गवई भड़क गए और उन्होंने साफ कहा कि ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार इस बेंच से बचने के लिए हथकंडे अपना रही है। हमने सब सुन लिया, अब आप बेंच बदलने की बात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जस्टिस चंद्रन ने भी बोला कम से कम ये मुद्दा पहले उठाना चाहिए था, आखिरी वक्त पर क्यों। अब जाने कि आखिर में पूरा मामला क्या है। दरअसल ट्रिब्यूनल रिफॉर्मर्स एक्ट 2021 ये कानून सरकार ने बनाया था ताकि देश के छोटे छोटे कोर्ट यानी ट्रिब्यूनल्स को थोड़ा व्यवस्थित किया जा सके। लेकिन कोर्ट कह रहा है कि ये सुधार नहीं बल्कि न्यायपालिका पर पकड़ बढ़ाने की सरकार की कोशिश है। अब इस कानून में क्या क्या हुआ। दरअसल कुछ ट्रिब्यूनल्स जैसे फिल्म सेंसरशिप वाला FCAT बंद कर दिया गया और अब उनके केस हाई कोर्ट जाएंगे जो पहले ही केसों से लदे हुए हैं। जो ट्रिब्यूनल बचे हैं उनके जजों का कार्यकाल सिर्फ 4 साल कर दिया गया है। नए जजों की न्यूनतम उम्र 50 साल रख दी गई है और सबसे बड़ी बात, जजों की नियुक्ति में सरकार का सीधा रोल बढ़ा दिया गया। कोर्ट ने पहले भी ऐसे नियमों को रद्द कर दिया था लेकिन सरकार ने लगभग वही बातें फिर से नए कानून में डाल दी। अब जरा सोचिए, कोर्ट बोल रही है कि गलत है और सरकार बोल रही है हम वही करेंगे, तो टकराव तो होना ही था। और सुप्रीम कोर्ट आखिर में क्यों नाराज हुआ। कोर्ट को लग रहा है कि सरकार धीरे धीरे न्यायपालिका की आजादी पर कंट्रोल करना चाहती है। सीजीआई गवई ने कहा कि आधी रात की अर्जी जैसी चाल है, अगर हम आपकी अर्जी खारिज करेंगे तो लिखेंगे कि केंद्र सरकार इस बेंच से बचने की कोशिश कर रही थी। इस पर सरकार की तरफ से क्या कहा गया वो भी सुनिए। केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी खड़े हुए और बोले सरकार देरी नहीं करना चाहती, बस चाहती है कि कानून को थोड़ा वक्त दिया जाए। ये कानून सोच समझकर बनाया गया है ताकि नियुक्ति प्रक्रिया बेहतर हो सके। उन्होंने कहा कि ये कानून ट्रिब्यूनल को मजबूत करेगा ना कि कमजोर। लेकिन कोर्ट को ये दलीलें ज्यादा बचाव वाली लग रही थी। दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं की जो दलीलें थी उसमें सीनियर वकील अरविंद दतारा बोले कि सरकार धोखा दे रही है, वही पुराने गलत नियम फिर से लाकर। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 में इन्हें रद्द किया था लेकिन अगस्त में सरकार ने नया कानून बनाकर फिर से वही चीजें डाल दी। कोर्ट का कहना यह भी है कि अगर पहले गलत कहा गया तो अब उसे नया नाम देकर सही नहीं बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की वो पुरानी शर्तें भी समझ ली। दरअसल ट्रिब्यूनल सदस्यों का जो कार्यकाल कम से कम 5 साल का होना चाहिए था, सरकार ने 4 साल का रख दिया। न्यूनतम उम्र जो 50 साल नहीं होनी चाहिए थी, अनुभव वाले वकीलों को भी मौका मिलना चाहिए था और नियुक्ति प्रक्रिया सरकार से ज्यादा स्वतंत्र होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने कोर्ट की बातें नहीं मानी तो इसी को लेकर ये पूरा का पूरा मामला जो था वो कोर्ट के अंदर गर्मा गया। अब अगली खबर में हम जानेंगे कि आखिर फिर एक बार वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन ही राहुल गांधी क्या बोले। दरअसल आज राहुल गांधी फिर बिहार पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी ने कहा कि कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा में वोट चोरी के सबूत दिए थे। मैंने दिखाया कि कैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। मैंने ऐसे सबूत दिए जिसका जवाब ना बीजेपी दे रही है ना चुनाव आयोग दे पा रहा है। इस दौरान राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा जरा सुनिए। भाइयों बहनों, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। हरियाणा की वोटर लिस्ट में
2 बूथ में एक महिला का चेहरा 200 बार से ज्यादा आता है वोटर लिस्ट में। एक महिला को हरियाणा में 200 वोट से ज्यादा मिले हैं 2 बूथ में। एक और महिला है जिसका नाम 100 बार वोटर लिस्ट में आता है। 10 अलग अलग बूथों में उसने वोट दिया है। बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश से जाकर बिहार में वोटिंग कर रहे हैं। उनका वोट उत्तर प्रदेश में है, उनका वोट बिहार में है, हरियाणा में है। हजारों लोग उत्तर प्रदेश में वोट करते हैं और वही लोग जाके हरियाणा में वोट कर रहे हैं। भाई और बहनों, सबसे बड़ी बात, ब्राजील की एक महिला जो हिंदुस्तानी नहीं है, उसको हरियाणा के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने 22 वोट दिए हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भाई और बहनों, बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, छत्तीसगढ़ का चुनाव चोरी किया, लोकसभा का चुनाव चोरी किया है और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी भी आज बिहार पहुंची हुई थी और बिहार के अंदर उन्होंने अपनी रैली में कहा कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी कर रहे हैं, वोट काट रहे हैं। ऐसे में आप कब तक चुप रहेंगे? बीजेपी जेडीयू के लोग पैसे देकर वोट खरीदना चाहते हैं। अगर अब वो पैसा दे रहे हैं तो आप ले लो, लेकिन आप अपना वोट अपने परिवार के भविष्य के लिए दो, क्योंकि 20 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ये महात्मा बुद्ध की धरती है। इस धरती ने महात्मा गांधी को रास्ता दिखाया, एक साम्राज्य को शिकस्त दिया, इस हमारे देश के संविधान को बनाने में पूरी भागीदारी दी और आज उसी संविधान को कमजोर करने का काम हो रहा है। आपके अधिकारों को कमजोर करने का काम हो रहा है, आपके वोट को कमजोर करने का काम हो रहा है। ये वोट जिसके लिए आपके पूर्वज लड़े, जान दी उन्होंने, संघर्ष किया उन्होंने, ये वोट जिसके आधार पर आप इस देश के नागरिक बनते हैं, ये वोट जिसके आधार पर आपको सारी स्कीम मिलती है, आपको मनरेगा में मजदूरी मिलती है, इस देश के नागरिक बनने के नाते और इस देश में वोट डालने के नाते जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, सरकारी पैसे हैं, इसीलिए मिलते हैं, इसी के आधार पर मिलते हैं और आज इसी को कमजोर किया जा रहा है। आपके 65 लाख वोट काटे हैं इस सरकार ने और इनके साथ चुनाव आयोग ने, जो इनके साथ साथ मिलजुल कर साजिश कर रहा है हमारे संविधान, हमारे देश को कमजोर करने का। ये चुनाव आयोग जिसका दायित्व है कि इस देश की रक्षा करें, कि लोकतंत्र की रक्षा करें, कि चुनाव निष्पक्ष तरह से होना चाहिए, आज यही चुनाव आयोग इस सरकार के साथ साजिश कर रहा है कि आप किसी को वोट डालें, किसी को भी आप सरकार बनाना चाहे, कोई भी सरकार बनाना चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार इन्हीं की बनेगी, वोट इन्हीं के पक्ष में जाएगा, क्योंकि सारे मिले हुए हैं और ये चुनाव को ठीक ढंग से होने नहीं दे रहे हैं। अब बात बिहार चुनावों की। आज बिहार के अंदर चुनाव हुए, पहले चरण का ये चुनाव था और साथ ही साथ में 18 जिलों के अंदर 121 सीटों पर पहले चरण की ये वोटिंग हुई थी और जो मुख्य मुकाबला था वो एनडीए गठबंधन महागठबंधन के बीच था और लेकिन प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने इसे त्रिकोणीय बना दिया। इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा रही वो लखीसराय के मामले की रही। यहाँ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के अपने विधानसभा क्षेत्र में बूथ कैप्चरिंग की खबर सामने आई। हलसी प्रखंड के खुडियार गांव के बूथ नंबर 404 और 405 पर हंगामा हुआ, जिसके बाद एसपी अजय कुमार खुद पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंचे। इस दौरान भी काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। छपरा में वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ब्रह्मपुर मोहल्ले के करीब 150 मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटा हुआ था और लोगों ने इसे साजिश बताया और विरोध में नारेबाजियां तक कर डाली थी। दानापुर में वोटिंग नदी में अटक गई थी।
मतदाताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस नाव को बूथ तक नहीं जाने दे रही थी। सोचिए कैसी कैसी खबरें बिहार चुनाव के आज पहले चरण के मतदान के समय आई और लोगों ने कहा कि इस कारण से कई लोग वोट नहीं डाल पाए। वहीं बिहार शरीफ में वोटिंग के दौरान 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया क्योंकि वो बूथ के पास पर्चियां बांटते हुए पाए गए थे। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर लगातार शिकायतें दर्ज की। उनका कहना था कि कई जगहों पर जानबूझकर वोटिंग स्लो कराई जा रही है और कुछ जगहों पर बिजली जो है वो काटी जा रही है। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 147 पर मतदाताओं ने शिकायत की थी कि उन्हें बताया जा रहा है कि आपका वोट पहले ही जा चुका है। और वहीं एनडीए में भी विवाद काफी ज्यादा देखने को मिला। वोटिंग के उसी दिन दैनिक जागरण के अखबार में एनडीए का फुल पेज एड छपा था। इसे देखकर भी कई लोगों ने कहा कि आज वोटिंग का पहला चरण है और आज भी इतने बड़े बड़े विज्ञापन जो हैं वो छापे जा रहे हैं। और इसके बाद विपक्ष ने कहा कि सीधे तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस और राजद ने चुनाव आयोग से शिकायत कर कहा कि ये सीधा सीधा प्रचार अभियान है। जो अखबार पर ये तस्वीरें आई हैं और एक तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार है। सोशल मीडिया पर एक और बवाल आज के दिन देखने को मिला। बैकुंठपुर विधानसभा से खबर आई थी कि भाजपा के 2 कार्यकर्ता लाखों रुपए और मतदाताओं की सूची के साथ पकड़े गए हैं। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो थी वो नहीं हुई, लेकिन ऐसी खबरें सामने आई। वहीं ईवीएम में खराबी की खबरें भी सामने आई। वैशाली के भगवानपुर विधानसभा में तो बूथ नंबर 334 और 335 पर ईवीएम मशीन बंद पाई गई थी और जब लोग वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे तो मशीनें ही नहीं चल रही थी। गुस्से में उन्होंने बूथ के बाहर जो लोग थे वो प्रदर्शन करने पहुंच गए और वो कह रहे थे कि हमें हमारा वोट जो है वो वापस चाहिए। अब बात अगली खबर की। पश्चिम बंगाल से एक खबर जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में इन दिनों चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी इस प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है ताकि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में धांधली की जा सके। इस विरोध के चलते ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक बड़ी रैली भी निकाली। इसी गहमा गहमी के बीच एक दिलचस्प घटना देखने को मिली। रैली के अगले ही दिन बुधवार यानी 5 नवंबर को चुनाव आयोग के बूथ लेवल अधिकारी एन्यूमरेशन फॉर्म लेकर ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर पहुंच गए। सुरक्षा कर्मियों ने पहले उन्हें रोका, लेकिन बीएलओ ने नियम बताते हुए कहा कि फॉर्म केवल मुख्यमंत्री को ही दिया जाएगा। बाद में बीएलओ को सीएम के ऑफिस भेजा गया, जहां ममता बनर्जी ने खुद बीएलओ से कहा कि वो फॉर्म लिया और उन्होंने अधिकारी से कहा कि वो फॉर्म भरने के बाद उन्हें सूचित करेंगे। तो एक बड़ी खबर एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई सामने आई। अब वहीं बिहार पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी आज क्या कुछ बोले, अब ये भी जान लीजिए। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवादा और अररिया में रैलियां की, जहां उन्होंने एनडीए की जीत का जोरदार दावा किया और कहा कि बिहार की जनता एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाएगी। उन्होंने अपने भाषण में फिर वही जंगल राज जैसी बातें रखी। उन्होंने कहा कि आरजेडी जो है वो जंगल राज के लिए बिहार के अंदर जिम्मेदार है। पीएम मोदी ने आरजेडी पर फिरौती, रंगदारी, परिवारवाद और घोटाले फैलाने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। अभी तो सत्ता से इनका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, तब भी एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हुए हैं। ये नाम के साथी हैं, काम तो एक दूसरे को नीचे घसीटने का ही कर रहे हैं। आप मुझे बताइए साथियों, शहर में आरजेडी वालों के इतने पोस्टर लगे हैं, आपने उनमें कांग्रेस के नामदार की एक भी तस्वीर देखी क्या? दिखाई दिया क्या? अगर कहीं होगी भी तो दूरबीन से देखे बिना दिखेगी भी नहीं। अब दूसरी तरफ आप लोग कांग्रेस के नामदारों की रैलियां देखिए, उनमें कांग्रेस के नामदार आरजेडी के नेता का नाम तक नहीं लेते। ऐसी छुआछूत कि एक दूसरे का छाया भी उनको अब डर लगता है। आरजेडी के नेता जो घोषणा करते हैं उस पर कांग्रेस के नेता चुप हो जाते हैं। साथियों, असल में बीते कुछ महीने
ये कांग्रेस के नेता दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी बड़ी है और आरजेडी तो छोटी पिछलग्गू है। लेकिन आरजेडी वालों ने कांग्रेस के इस अहंकार को चुनौती दे दी, उनके नामदार के अहंकार को चुनौती दे दी और उन्होंने तय कर लिया, मैं तो मरूं तुझे मार करके रहूंगा। ये एक दूसरे को मारने में लगे हैं और कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद की उम्मीदवारी चोरी कर ली। अब कांग्रेस के लोग आरजेडी से बदला लेने में जुटे हैं। ये जो कांग्रेस के नामदार है वो काफी समय से गायब है। लोग बताते हैं कि ये तो बिहार आना भी नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती यहां लाया गया है। लेकिन अब ये उल्टा आरजेडी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। सत्ता के स्वार्थ के लिए जो अपने साथियों के साथ ऐसा दगा कर सकते हैं, वे बिहार के हितैषी कभी भी नहीं हो सकते। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर लें। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।